नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन को संदेश, क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास क्वाड देशों को नामंजूर। पीएम चेन्नई में 26 मई को करेंगे 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन, लोगों को संबोधित भी करेंगे। नीतीश से सतर्क, भाजपा कर रही है प्लान बी पर काम, बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क बढ़ाने पर जुटी। बूथों को मजबूत करेगी भाजपा, आज से जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी को भाषण के बीच भारतीय अधिकारियों ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ। क्वाड देशों ने चीन को सख्त संदेश दिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के किसी भी भड़काऊ व एक तरफा प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा से दो टूक कहा है कि क्षेत्र के विवादों का बिना किसी बल प्रयोग के शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। ताजा जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बुधवार तड़के स्वदेश लौट आए। क्वाड की व्यक्तिगत उपस्थिति वाले दूसरे सम्मेलन में मंगलवार को चारों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और परस्पर हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया है। सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि हम क्षेत्र में यथास्थिति बदलने और तनाव बढ़ाने की कोशिश वाली किसी भी उकसावेपूर्ण कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें विवादित सुविधाओं को सैन्यीकरण, तटरक्षकों के लिए खतरनाक किले व अन्य सैन्य जहाजों का उपयोग करना व दूसरे देशों की संसाधन गतिविधियों में बाधा डालना आदि भी शामिल है। आपको बता दें कि साझा बयानों में चारों नेताओं ने कहा है कि क्वाड सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून का ही पालन करेगा। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में पारित समुद्र के कानून का पालन किया जाएगा। वहां आवाजाही की आजादी को बरकरार रखते हुए कारोबार के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार समुद्री नियम व्यवस्था का पालन भी होगा और इसमें पूर्व और दक्षिण चीन सागर भी शामिल है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बुनियादी विकास और रोजगार बढ़ाने में मददगार 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके लिए 26 मई को चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम होगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 31,400 करोड़ रुपए आकी गई है और इनमें रेल, सड़क, बंदरगाह विकास से जुड़ी परियोजना वो प्रमुख है। साथ ही पीएम मोदी हैदराबाद का भी दौरा करेंगे, जहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शरीक होंगे। उल्लेखनीय है कि 20 वर्ष पूर्व 2 दिसंबर 2001 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आईएसबी का उद्घाटन किया था। आज यह देश के प्रमुख प्रबंध संस्थानों में भी शामिल हो गया है। 115 किलोमीटर लंबे चेंगलपट्टू सेक्शन और 271 किलोमीटर लंबे तिरुवल्लूर बेंगलुरु सेक्शन पर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस पर क्रमशः 850 और 910 करोड़ का खर्च भी आएगा। आम नागरिकों के साथ इसका फायदा तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उद्योगों को भी मिलेगा। जुलाई में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से आशंकित भाजपा प्लान बी पर काम कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के समर्थन न देने की स्थिति में पार्टी हर हाल में बीजेयू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन हासिल करने में जुट गई है। वैसे अगर नीतीश साथ रहते हैं तो स्थितियां बदल सकती हैं। ऐसे में अपने मनपसंद व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में बीजेपी सफल हो जाएगी। दरअसल नीतीश के हालिया रुख को लेकर भाजपा सतर्क है। नीतीश बीते 1 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं कर रहे हैं, भाजपा के मंत्रियों के अलग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा भाजपा कोटे के मंत्रियों के कामकाज की अकेले समीक्षा भी कर रहे हैं। विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जल्द नीतीश से संपर्क भी साध सकते हैं। आपको बता दें कि राव 2 से 3 दिनों के बीच बिहार में नीतीश और राजद नेता तेजस्वी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में राजग की स्थिति बेहतर है और उसके पास इस समय 48.9% तो संयुक्त विपक्ष के पास 51.1% वोट है। शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के साथ राजग से जदयू को वो तोड़ना भी चाहते हैं, जबकि भाजपा विपक्ष को एकजुट न होने देने के लिए बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को हर हाल में साधने की मुहिम पर है। जदयू के मतों का मूल्य 22,000 से थोड़ा अधिक भी है।
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बूथ कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार सबसे पहले भाजपा देश की 2300 से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों के 75,000 बूथों को मजबूत करने पर काम करेंगे और इस कार्यक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए चलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का लक्ष्य पिछले लोकसभा चुनाव में जीती सीटों को बरकरार रखने के लिए भाजपा शासित राज्यों के कमजोर बूथों को मजबूत करना है और इस काम को पूरा करने के लिए सभी राज्यों के चिन्हित सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष नड्डा के साथ बैठक में शामिल होंगे। नड्डा वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए इस पर विशेष रोशनी भी डालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लंदन प्रवास पर है। वे वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वहां दिए गए उनके बयानों पर देश में सियासी उबाल भी मचा हुआ है और इस बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके भाषण के बाद वहां मौजूद एक भारतीय अधिकारी ने उन्हें राष्ट्र और भारत व चाणक्य के राष्ट्र धर्म का पाठ भी पढ़ा दिया। इसका वीडियो अधिकारी ने खुद ट्विटर पर साझा किया है। लंदन यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए और इसके बाद सोमवार को वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। छात्रों के साथ संवाद सत्र में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को लेकर जो विभाजन बना रहे हैं वो समावेशी नहीं है। उनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है। यह अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में इंडिया एक्ट 75 नाम के एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित किया और इस पर प्रकाश भी डाला, जिसके बाद जो है विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन को संदेश, क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास क्वाड देशों को नामंजूर। पीएम चेन्नई में 26 मई को करेंगे 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन, लोगों को संबोधित भी करेंगे। नीतीश से सतर्क, भाजपा कर रही है प्लान बी पर काम, बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क बढ़ाने पर जुटी। बूथों को मजबूत करेगी भाजपा, आज से जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी को भाषण के बीच भारतीय अधिकारियों ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ। की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और तीखा तंज कसते हुए कहा, क्या जीरो टॉलरेंस अपराध हो जाने की बात की नीति यही है? मुख्यमंत्री जी बताएं कि अपराध ना हो और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। इस पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि अपराध किसी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, खासकर महिला संबंधी अपराध। इसे लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई होती है। नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वीकार किया है कि कार्रवाई होती है। सपा हर उस अपराधी का समर्थन करती है जो उत्तर प्रदेश में अराजकता के पर्याय रहे हैं, गुंडागर्दी जिनका पेशा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 वर्षों में कानून व्यवस्था के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से इतना व्यापक और जन समर्थन दिलाया है। प्रत्यक्ष की प्रमाण, यह विधायकों की संख्या इस बात का प्रमाण है और जनता और आबादी ने जिस स्वभाव के से हमें जीता है वो ऐतिहासिक है। उनका अभिनंदन मैं करता हूं। हम पूरी प्रतिबद्धता से कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी सरेआम अपराध करे, सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में हमने महिला अपराधों को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। एंटी रोमियो के गठन के साथ ही 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी की गई। बीते 5 वर्षों में लूट, हत्या, महिला संबंधी अपराध, डकैती सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों में भारी गिरावट आई है और आंकड़े इसके गवाह हैं।
प्रदूषण के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रिक बसें उतारी गईं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस मौके पर केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईपी डिपो से राजघाट डिपो तक ई बस में सफर भी किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 26 मई तक कोई भी यात्री ई बसों में मुफ्त सफर कर सकता है। वहीं सफर के अनुभव की सेल्फी साझा कर यात्री न केवल ईवी क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं बल्कि इनाम में आईपैड भी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 26 मई तक सभी के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सफर जो है वो फ्री है। एक महीने में परिवहन बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। एक साल में 2000 ई बसें सड़कों पर होंगी। दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए 600 से 700 अतिरिक्त सीएनजी बसें भी उपलब्ध होंगी। प्रदूषण के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी शुरुआत है। दावा किया जा रहा है कि 10 साल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.30 लाख टन की कमी आएगी। अब दिल्ली के बेड़े में 7200 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सर्वाधिक वृद्धि है। और इस दौरान केजरीवाल ने सेल्फी प्रतियोगिता की भी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बसें आपकी हैं, आप इनका ख्याल रखिए और इसके साथ सेल्फी भी साझा कीजिए। यूपी में बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की, मगर सीएम योगी ने जमकर जवाब दिए। आज भी सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। कल पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा है कि नेता सदन सच बोलते हैं। ललितपुर में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जब पुलिस की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आप दलाली छोड़ दें, अफसरों को वह ठीक कर देंगे। 5 साल तक प्रदेश में दलाली चलती रही और नेता सदन को पता तक नहीं चला। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी देश में सबसे आगे है, पर सरकार गंभीर नहीं है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। रविवार को 19 साल की युवती से दुष्कर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को दावा करने से पहले आंकड़ों और खबरों को देखना चाहिए। प्रयागराज में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। पुलिस दबंगई करने जाती है या दबिश दे दे, पुलिस मामलों में कहानी बदल देती है। क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी अपराध अक्षम है, खासकर महिलाओं से जुड़े अपराधों को सरकार किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 31 मई को राजधानी शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक अनाडेल मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच रिज मैदान पर पहुंचेंगे और इनके पहुंचने से एक दिन पहले सुरक्षा दस्ता जो है पूर्वाभ्यास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटा यहीं रुकेंगे। दोपहर का भोजन मोदी शिमला में नहीं करेंगे। पीएम मोदी रिज मैदान में केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देंगे और देश की जनता को भी संबोधित करेंगे। इनसे पहले केवल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 5 मिनट के लिए मंच को संबोधित करेंगे और इसके अलावा किसी भी मंत्री को मंच से बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सुरक्षा के लिहाज से सीटीओ चौक से रिज मैदान तक सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की गाड़ियां चलेंगी तो दूसरा हिस्सा पैदल चलने वाले लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। माल रोड और रिज मैदान की ओर आने वाले प्रत्येक संपर्क मार्ग पर पुलिस की मजबूत तैनाती की जाएगी। पंजाब सरकार के मंत्री सत्तासीन आम आदमी पार्टी के रडार पर है। अब तक पार्टी की समीक्षा में मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के 6 मंत्रियों का काम बढ़िया मिला, जबकि 3 मंत्रियों के काम पर संतोष जताया गया। समीक्षा में भ्रष्टाचार पर पार्टी के विशेष जो है इस समय फोकस कर रही है। पार्टी मंत्रियों के कार्यों की 6 महीने तक समीक्षा कराई जाएगी, जिसके बाद पार्टी संयोजक व मुख्यमंत्री की सहमति के बाद मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बर्खास्त सेहत मंत्री विजय सिंगला की रिपोर्ट पार्टी की समीक्षा में सबसे खराब बताई जा रही थी। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान ने 16 मार्च को शपथ ली थी। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की घोषणा भी की थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा किया था। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इन्हीं दावों के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मान सरकार के 10 कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा कराई जा रही है। पार्टी की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त कर सरकार का संदेश
लोगों तक पहुंचाना है। अब तक पार्टी स्तर पर मंत्रियों की हुई समीक्षा में 6 मंत्रियों के कार्य बेहतर पाए गए हैं। अन्य 3 मंत्रियों की समीक्षा रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पार्टी अभी इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। 6 महीने तक उनके कामों पर पार्टी की जो है लगातार नजर रहेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन को संदेश, क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास क्वाड देशों को नामंजूर। पीएम चेन्नई में 26 मई को करेंगे 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन, लोगों को संबोधित भी करेंगे। नीतीश से सतर्क, भाजपा कर रही है प्लान बी पर काम, बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क बढ़ाने पर जुटी। बूथों को मजबूत करेगी भाजपा, आज से जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी को भाषण के बीच भारतीय अधिकारियों ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर कमेंटर के बाद अब क्लर्क बन गए हैं। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद सिद्धू को पटियाला जेल के दफ्तर का क्लिनिकल काम सौंपा गया है। जेल में सुरक्षा के लिहाज से सिद्धू के लिए फैसला लिया गया है कि खास तौर पर यह भले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिद्धू को 1 वर्ष के लिए सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन जेल विभाग ने उनसे पूरी सजा के दौरान क्लरिकल काम लेने का फैसला किया है। जेल अधीक्षक मनजीत सिंह तिवाड़ा ने कहा है कि सिद्धू पढ़े लिखे हैं और साथ ही जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, इसलिए फैसला लिया गया है। कि गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनने के बाद सिद्धू ने 20 मई को पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। तब से वह पटियाला की जेल बैरक नंबर 10 में बंद है। माना जा रहा था कि सिद्धू को जेल की फैक्ट्री में बिस्किट या फर्नीचर बनाने का काम दिया जा सकता है, लेकिन सिद्धू की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब जेल में सिद्धू को वहां के लिए दफ्तर का काम सौंपा जाएगा। इस काम के लिए सिद्धू को रोजाना अपनी बैरक से जेल दफ्तर आना जाना नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर जो है नाराज चल रहे हैं। इस बार उन्होंने सीएम नीतीश या किसी नेता पर नहीं बल्कि बिहार पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सिन्हा ने बिहार पुलिस में भ्रष्ट अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की मानसिकता पर अंकुश लगाने की बात कही है। सिर्फ अधिकारियों के तबादले से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें ईमानदार अधिकारियों को मैदान में लाना होगा और भ्रष्ट लोगों को किनारे करना होगा। मैं डीजीपी से बात करूंगा और सीएम नीतीश कुमार को भी इस बारे में अवगत कराऊंगा। आपको बता दें कि सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे और इसी दौरान उन्हें पुलिस से जुड़ी शिकायत मिली, जिसके बाद वे भड़क गए। दरअसल लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र में बीते 22 मई को मुरारिया गांव में एक बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही गिरफ्तारी हुई। इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा नाराज चल रहे थे। उन्होंने बिहार पुलिस में भ्रष्ट अधिकारियों से नाराजगी जता दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी लखीसराय दौरे के दौरान स्थायी पुलिस प्रशासन कई जो है गंभीर सवाल उसने खड़े किए थे। सदन में भी उन्होंने मुद्दे को उठाया था, जिसके चलते वे जो है सीएम नीतीश कुमार से उलझ पड़े थे।
केंद्र सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बता दिया है कि जून में लक्ष्य 11.1% कम घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी। कुछ संयंत्रों को सलाह दी गई है कि वे बिजली की ऊंची मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करें। ऊर्जा मंत्रालय ने एक आंतरिक मेमो में संयंत्रों को यह सलाह दी। ऊर्जा मंत्रालय ने जून में कुल कोयला आपूर्ति का लक्ष्य 633 लाख टन से घटाकर 562 लाख टन कर दिया है। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया व सिंगरेनी ने जून में कुल 474.5 लाख टन कोयला आपूर्ति का लक्ष्य रखा था, जो कि पहले के लक्ष्य 523 लाख टन से 9.3% कम है। 1 जून से उपलब्ध कोयले का आवंटन बिजली कंपनियों की इसी अनुपात में किया जाएगा। मंत्रालय ने 24 मई को मेमो में कहा है कि शेष आवश्यकता पूर्ति जो है आयातित और सुरक्षित कोयले खदानों से वास्तविकता पर आधार पर होगी। अमेरिका सहित कई देशों में मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर प्रदेश में भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गाइडलाइन भी तैयार कर रहा है। बुधवार शाम इसे जारी किया जा सकता है। दुनिया भर में इसके मरीजों की संख्या करीब 100 तक पहुंचने के बाद WHO की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र के सावधानी बरतने के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय गाइडलाइन तैयार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था भी की जा रही है। यहां से सैंपल पुणे भेजे जाएंगे। यहां भी चिकन पॉक्स के मरीज मिलेंगे, उनकी निगरानी की जाएगी। यदि पीड़ित उन देशों से लौटा है जहां मंकी पॉक्स फैला हुआ है तो उसे अलग वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। मंकी पॉक्स फैलने वाले देश से आए व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लक्षण मिलते हैं तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में 4 भेड़ों की भी जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस शवों को निकालने में जुटी है। जानकारी के अनुसार फैजाबाद से लखनऊ की ओर जा रही कार के चालक को नींद आ गई। इस वजह से कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार करके लखनऊ फैजाबाद की लेन में पहुंच गई और फैजाबाद की आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चीन को संदेश, क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास क्वाड देशों को नामंजूर। पीएम चेन्नई में 26 मई को करेंगे 11 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन। लोगों को संबोधित भी करेंगे। नीतीश से सतर्क, भाजपा कर रही है प्लान बी पर काम। बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क बढ़ाने पर जुटी। बूथों को मजबूत करेगी भाजपा। आज से जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी को भाषण के बीच भारतीय अधिकारियों ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ।